हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलो, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर वही 18 काफ़ी दिन चलेगा। शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हम धीरे धीरे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो बहुत अच्छी तरीके से आप भी वीडियो को पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे, है ना? तो अच्छी बात है। देखिए भाई, तो कल जैसा कि मैं आपको बताऊं, प्रीवियस वीडियो में हमने WBC को स्टार्ट किया था, है ना? याद है आपको WBC, जिसका दूसरा नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। क्या था? ल्यूकोसाइट। ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई WBC भी। तो WBC को उसके कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट पार्टिकल्स के आधार पर, कणों के आधार पर दो भागों में हमने डिवाइड किया था, है ना? और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक राइट्स नाम के वैज्ञानिक थे, राइट्स, उन्होंने WBC का वर्गीकरण किया था। ठीक है, हाँ, तो कल जो हमने बात की वो ये की कि भाई कणयुक्त WBC, तो तीन ऐसी WBC थी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। तीन रक्त कणिकाओं को कल हमने पढ़ लिया था, उनके बारे में हमने जाना कि भाई वो क्या होती हैं, उनके केंद्रक कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, नंबर आपको तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जो कणिका युक्त थी उसको कै कबूतर से हेडिंग लगाई थी, है ना? याद है आपको? और इसको मैं लगाऊंगा ख से, है ना? और क्या बोलूंगा मैं इसको? कणिका विहीन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लिखते चलिए आप इसमें, इन कोशिकाओं में कोई कण नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें, या मैं कह सकता हूं ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक हेडिंग लगाइए आप, मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट। ठीक है, लिख ली हेडिंग मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट कोशिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई हमारे लिए। ठीक है, मोनोसाइट। चलो पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर मैं इसको इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बताऊंगा इसमें। ठीक है, लिखिए, यह है सबसे बड़ी WBC होती है। इसे वृहत वक्षकाणु कोशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जीवन काल 2 से 100 दिन तक हो सकता है। नेक्स्ट, ये
जीवाणु का वक्षण करती हैं। ये जीवाणु का भक्षण करती हैं। इसका केंद्रक सेम के बीज की आकृति जैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट मिलकर प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। नेक्स्ट, इन्हें अपमार्जक या मेहतर कोशिका भी कहते हैं। बृहत वक्षकाणु, सैम के बीज जैसा, और अपमार्जक और मेहतर। अंडरलाइन कर लेना इनको और एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आप इसको समझाऊंगा। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। अपने नोट्स पहले तैयार होने चाहिए, क्योंकि यदि आपके नोट्स तैयार हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पीछे। आराम से लिख लो है सभी को। लिख लिया? ठीक है, अब सुनिए, देखिए भाई, ये जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम एग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रेन्युलोसाइट। मैंने यहाँ इंग्लिश नाम इसलिए नहीं लिखाया है क्योंकि मैं पहले इनका नाम लिखा चुका हूँ, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर किसी भी प्रकार के कण नहीं होते। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि मोनोसाइट जो WBC है वो सबसे बड़ी WBC होती है, इसलिए इसे हम वृहत वक्षकाणु। अच्छा, ये वक्षकाणु शब्द क्या है मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं। वक्षण, वक्षण का मतलब होता है मारकर खाना। ठीक है, क्या करना? मारकर खाना। यदि आप इसका इंग्लिश नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। मैक्रोफैगोसाइट, इंग्लिश नाम इसका लिख लेना, काम आ जाता है। मैक्रोफैगोसाइट, फैगो PHAGOCYTE है ना। बृहत वक्षकाणु का इंग्लिश नाम क्या होता है? मैक्रोफैगोसाइट है ना। वक्षकाणु शब्द आ जाए ना, जैसे कोई आपसे पूछे कि यार ये वक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं, तो आपसे बोलेगा फैगोसाइट सेल्स। कौन सी सेल? फैगोसाइट सेल। तो आप समझ जाना वक्षकाणु कोशिका की बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैं ये पॉइंट आपको क्यों बताता हूं कि जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, कंपटीशन तैयारी जब आप करेंगे,
तो वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो अधिकतर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है इंग्लिश वोकेबुलरी में, लेकिन क्या करें कि सभी बच्चे इनको पकड़ नहीं पाते ना। समझ रहे आप मेरी बात को, है ना। देखो कुछ बच्चों को इंग्लिश में रुचि होती है, लेकिन कुछ भाई वीक बच्चे भी होते हैं जो इंग्लिश शब्द सुनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज प्रयोग करनी पड़ती है भाई, है ना। समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ के चलेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपको आनी ही चाहिए, है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, वक्षकाणु का मतलब मैं आपको बता रहा था, वक्षण का मतलब होता है मार कर खाना। ठीक है, तो जो हमारी मोनोसाइट कोशिका होती है ये क्या करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर यदि कोई जीवाणु, विषाणु, या मैं कहूँ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि प्रवेश कर जाएं तो ये क्या करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। कौन, मोनोसाइट। और आकार कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, मैक्रोफैगोसाइट सेल, यानी कि बृहत वक्षकाणु कोशिका। ठीक है, इसका जीवन काल 2 से 100 दिन तक हो सकता है। मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवाणु को क्या करती है, भक्षण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं, सेम के बीज जैसी आकृति का होता है। सेम का बीज मतलब आपने किडनी के बारे में सुना होगा, वृक्क, तो वृक्कों की जिस प्रकार की आकृति होती है ना, उसी प्रकार का इनका भी क्या होता है, केंद्रक होता है। सेम का बीज भाई, एक सिंपल सी बात है, देखो ऐसा होता, अरे सेम की फली, या मैं कहूँ सोयाबीन, चौरा की फली आपने देखी होगी, इस प्रकार का। ठीक है, एक अंदर की तरफ गड्ढा सा होता है, ये सेम का बीज होता है, ऐसा ना। इसी प्रकार की हमारी किडनी होती है ना, वृक्क होती हैं, तो उसी की आकृति का इसका क्या होता है, केंद्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो हमारी कणिका युक्त सेल्स थी न्यूट्रोफिल और हमारी मोनोसाइट, ये दोनों कोशिकाएं मिलकर प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। प्रथम पंक्ति का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि प्रतिरक्षा, देखो प्रतिरक्षा एक ऐसी पावर है जो हमें रोगों से बचाए। ठीक है, अब रोग कौन फैलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही कोशिकाओं का सेम फंक्शन होता है, क्या, कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैगोसाइट करना, है ना, उनको मारकर खाना। तो ये प्रतिरक्षा में मदद करते नहीं करते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मिलकर प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता देता हूं कि मोनोसाइट कोशिका को हम अपमार्जक और महत्तर कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, अपमार्जक और महत्तर कोशिका भी बोलते हैं, मतलब साफ सफाई करने वाले। समझ में आ रही बात। महत्तर मैं आपको बता दूं, हमारे हरिजन भाई लोगों को बोला जाता है महत्तर। ठीक है, हाँ, जो कि स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना भाई, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनको मैं कह सकता हूं कि जो साफ सफाई करने वाले होते हैं उनको हम अपमार्जक या महत्तर बोलते हैं। तो ये कोशिका भी तो साफ सफाई करती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अपमार्जक सेल्स बोल देते हैं। क्लियर, तो मोनोसाइट कोशिका क्लियर है। अब आपकी लास्ट WBC रह गई है और वो है लिम्फोसाइट। सेकंड है चलो मैं इसका नाम लिख दूं, पहले हिंदी नाम लिख देता हूं ना, लसिकाणु, जिसको बोलते हैं
लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है इसको? लिम्फोसाइट। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, और जो मोनोसाइट है उसको एक केंद्रकाणु भी बोला जाता है, लेकिन हिंदी नाम उसका ज़्यादा प्रचलन में नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं लिखा, लेकिन इसका नाम प्रचलन में है लसिकाणु, है ना। तो मैंने दोनों ही नाम यहाँ पे लिख दिए आपको, लसिकाणु जिसको हम लिम्फोसाइट बोल के चलते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें इसका केंद्रक अंडाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रतिरक्षी कोशिका है। नेक्स्ट पॉइंट, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है ना। अब आप यहां पे नंबर ए हेडिंग करके लिखेंगे विलसिकाणु। क्या लिखेंगे? विलसिकाणु। तो इसमें लिखेंगे इसका उद्भव व परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए इसे विलसिकाणु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रतिरक्षी अणु बनाती है। और बी है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं टी लसिकाणु। दिख रहा है क्या यहाँ तक, या ऊपर लिखूं? हाँ, थोड़ा सा दिखेगा, है ना। चलो मैं यहाँ पे और लिख दूंगा इसको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, टी लसिकाणु लिखिए इसमें इसका उद्भव अस्थि मज्जा में तथा परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। यह कोशिका मुख्य रूप से प्रतिरक्षा बनाती है। इसकी मुख्य कोशिका टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी, टी हेल्पर, टी किलर हैं होती हैं। और क्या है इसमें? थाइमस ग्रंथि हो गया, प्रतिरक्षा बनाएगी। हाँ, सोल्जर सैनिक्स भी इन्हीं को बोलते हैं भाई। वैसे ये कोई लिखने वाला पॉइंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर आप याद रख लेना सैनिक कोश का भी टी सेल्स को ही बोला जाता है ना। चलो लिख लो चाहे तो, सोल्जर सेल के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है।
नोट कर लीजिए सभी पॉइंटों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को नोट कीजिए, जहां भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, कोई भी शब्द आपको नहीं छोड़ना है। लिख लिए क्या? चलिए सुनो फिर, सभी ने नोट कर लिया? ध्यान दीजिए, मोनोसाइट के बाद जो हमारी दूसरी कोशिका है वो है लसिकाणु, और लसिकाणु को इंग्लिश में बोला जाता है लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि लिम्फोसाइट यानी कि लसिकाणु ही वो कोशिकाएं जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, इम्यूनिटी को बनाती हैं। क्लियर? तो आप, मैंने ओवरऑल पहले ही आपको बता दिया था कि WBC जो है मुख्य रूप से एक प्रतिरक्षी कोशिका है, बता दिया था। लेकिन एक पर्सनल में बात करूं तो लसिकाणु जो है वो प्रतिरक्षा बनाती है WBC, ठीक है। हाँ, पूरे शरीर में। तो देखो, इसका जो केंद्रक है वो अंडाकार होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके टाइप्स की, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बी लसिकाणु और एक होती है टी लसिकाणु, ठीक है। तो पहले हम इनको यूं समझते हैं, आखिर इनको हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ही क्यों कहते हैं, उनका एक रीजन है। तो वो रीजन मैं आज आपको यहां क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। उस रीजन को जरा ध्यान से समझो। देखिए, बी, वी का मतलब होता है बोन मैरो से। किससे होता है? बोन मैरो से। और टी का मतलब होता है थाइमस से, है ना। अब आपको समझ गए होंगे, वैसे कुछ समझदार लोग तो समझ गए होंगे। देखिए, पढ़ के देखिए, ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, इसका जन्म भी अस्थि मज्जा से और इसका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में। मेरी बात समझो, अस्थि मज्जा को आप क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं ना। तो जो बी लिम्फोसाइट है उसका उद्भवन भी अस्थि मज्जा में हो रहा है, और जो मैचुरेशन है वो भी कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। तो सारे काम इसके बोन मैरो में ही हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया बी लिम्फोसाइट। तो बी जो शब्द है ना वो बोन मैरो से लिया गया है। क्लियर? दूसरी बात, टी लसिकाणु है, इसको हम टी क्यों बोलते हैं? इसका उद्भव तो हो रहा है बोन मैरो में, लेकिन जो मैचुरेशन होता है, जो परिपक्वन होता है, वो थाइमस ग्रंथि में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है। थाइमस ग्रंथि यहां पर होती है, प्रजनन, है ना, यहां पर, ठीक है। तो इनका परिपक्वन कहां पे हो रहा है? थाइमस ग्रंथि में। तो थाइमस टी से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए इन कोशिकाओं का क्या नाम दिया गया? टी लिम्फोसाइट नाम दिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना। तो आपको बी लसिकाणु और टी लसिकाणु के बारे में पता चल गया कि भाई इनका नाम बी और टी क्यों है। समझ में आ गई बात, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम टी लसिकाणु के बारे में ही। बी लसिकाणु तो क्या है? हमारी अल्फा बीटा गामा बना के, और इसकी जो प्लाज्मा होती है वो एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है, प्रतिरक्षी अणु। लेकिन जो टी लसिकाणु है वो हमारे शरीर में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा का निर्माण करेगी। इसके कुछ पार्ट हैं, टाइप्स। मोस्ट टाइप जो हैं इसके टी हेल्पर, टी किलर
और टी मेमोरी। टी हेल्पर का मतलब होता है टी सहायक कोशिका, टी किलर का मतलब होता है मारने वाली, और इन्हीं को हम सोल्जर सेल्स बोलते हैं, स्पेशली टी किलर को। ठीक है, हाँ ये सेना होती है इसकी, क्या होती है, सेना, मैं आपको बताऊंगा अभी। और एक होती है टी मेमोरी, याददाश्त रखने वाली, याददाश्त रखने वाली। ठीक है, तो देखिए ये जो टी हेल्पर कोशिका होती है ये इन सभी टी की मुखिया है। पूरे प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का जो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी मुखिया जो कोशिका होती है वो टी हेल्पर होती है ना। ये पता है क्या करती है, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी सबसे पहले टी मेमोरी, देखो बहुत अच्छा सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। मेमोरी का मतलब आप याददाश्त जानते हैं ना, याददाश्त बोलते हैं मेमोरी को, है ना, याददाश्त, है ना, बोलते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं कि मेमोरी सेल का काम आप पहले समझो, है ना। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश किया और उसने पहली बार प्रवेश किया, ठीक है, तो हमारे शरीर की कोई भी कोशिका, मोस्टली टी मेमोरी, उसको पहचान नहीं पाएगी, है ना। वो उसका रेस्पेक्ट करती है, उसका वेलकम करती है, योर मोस्ट वेलकम, आइए, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो एक धोखेबाज है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक धोखेबाज था, उसने क्या किया, हमारी कोशिकाओं को नष्ट किया और हमें बीमार कर दिया। अब हमारी मेमोरी सेल क्या करती है, यार ये तो बड़ा धोखेबाज है ना, इसने तो हमें नष्ट कर दिया। तो ये मेमोरी सेल क्या करती है, उसकी पहचान रखती है, आइडेंटिफाई उसको करके रखती है। यदि दोबारा वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आए, जो कि आता है, तो टी मेमोरी उसको तुरंत पहचान जाती है कि भाई ये तो वही दुश्मन है, अब इसको अंदर नहीं आने देना है, और यदि आ भी गया तो इसको मारना है। समझ में आ गई बात। तो टी मेमोरी सेल ये काम करती है पहचानने का कि कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो टी मेमोरी जैसे उसको पहचान लेगी और उसको पता चल जाएगा भाई ये तो दुश्मन है, तो टी हेल्पर क्या करेगी, जो कि मुखिया है, ये एक प्रकार की, मान लीजिए सैनिक टाइप में है, ये टी हेल्पर के पास जाती है, और टी हेल्पर जो कि सिंहासन पर बैठी हुई है, मुखिया है, इसके पास ऑर्डर आता है, दुश्मन आ चुके हैं, हम पर हमला हुआ है। तो ये टी हेल्पर क्या करती है, अपने आप को रिप्लिकेट करती है, अपनी क्लोनिंग करना स्टार्ट कर देती है, मतलब बहुत सारी अपनी सेना तैयार कर लेगी, ठीक है। कौन, टी हेल्पर। अब ये सभी की सभी टी हेल्पर कोशिका जाएंगी किसके पास, टी किलर के पास, जो कि कुंभकर्ण की तरह सोती हुई रहती है, इनका काम है मारकर खाने का, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो टी हेल्पर पहले अपनी क्लोनिंग करेगी, क्लोनिंग का मतलब है अपनी सेना तैयार करेगी, अपनी फोटोकॉपी बनाएगी। जब बहुत ज़्यादा टी हेल्पर बन जाएंगी तो वो सभी की सभी जाएंगी टी किलर के पास, है ना, तो उससे बोलेंगे यार टी किलर, यार अटैक हो गया, यार अटैक हो गया, हमें बचाइए बचाइए ना। समझ रहे हैं। तो टी किलर क्या करती है, टी किलर अपनी सेना को तैयार करती है, पूरी सेना इसके ऑर्डर में काम करती है टी हेल्पर के में, ठीक है। और जब वो तैयार हो जाती हैं तो पूरी की पूरी टी किलर जाती हैं और उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और हमें रोगों से बचाती हैं, रोज बचाती हैं भाई, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रभावी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए तो हम बीमार भी हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये सिस्टम होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर ज़रा इंटरेस्टिंग बात। क्या, HIV वायरस का नाम आपने सभी ने सुना है, एड्स बीमारी का नाम आपने सभी ने सुना है ना, सुना है ना। तो जो HIV है वो एक इतना खतरनाक वायरस, आप मुझसे मानो कितना खतरनाक, मैं आपको बता दूं वो इतना चालाक होता है ना
कि वो डायरेक्ट क्या करता है, हमारी टी हेल्पर सेल पर ही आक्रमण करता है। बात को जरा ध्यान से समझो। जब राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ होती थी तो पहले सेना आपस में लड़ती थी, है ना, उसके बाद राजा तक पहुंचाया जाता था, है ना, तो बहुत समय उसमें युद्ध में लगता था। लेकिन यदि डायरेक्ट ही राजा को पकड़ लिया जाए तो पूरा युद्ध मिनटों में समाप्त। यही है। तो भैया वही HIV वायरस है। HIV वायरस क्या करता है, वो टाइम नहीं लगाता, बॉडी के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तुरंत किस पर अटैक करेगा, टी हेल्पर कोशिका पर, है ना। और यदि उसने टी हेल्पर पर अटैक कर दिया तो ये टी किलर वगैरह चुपचाप सोती ही रहेंगी। समझ में आ रही बात? इनको मौका भी नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए एक खतरनाक बीमारी है HIV यानी कि एड्स। और एड्स से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। एड्स का मेन काम है आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देना, ठीक है, क्योंकि टी हेल्पर आपकी नष्ट हो रही है। और जब आपका इम्यून सिस्टम ही कमजोर है तो और कोई जो बीमारी है वो आपकी बॉडी को घेर लेती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होती है ना। तो एड्स जो है वो एक प्रकार से रोगों का बुलावा है केवल, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूं आपको ये टी हेल्पर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे, है ना। और थोड़ा बहुत आपको इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में भी हल्की सी नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़े। तो ये भाई हमारी कंप्लीट हुई क्या, WBC। क्या कंप्लीट हुई, WBC। ठीक है भाई। चलिए तो अब हम देख लेते हैं अपनी कोशिकाओं की आकृति WBC की। आप बनाते हुए चलिए साथ साथ में। है ना। देखिए भाई, ये मैंने आपके सामने 5 कोशिकाएं बनाई हैं, ठीक है। और इन 5 कोशिकाओं की जो पहचान है वो हम इनके केंद्रक को देखकर करेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, नीट में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है मिलान के रूप में ना। जैसे वो 4 डायग्राम उसने इधर दे दिए और 4 WBC उधर दे दी और आपसे पूछता है उपयुक्त को मिलान कीजिए, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ध्यान से देखिए, ये सबसे स्टार्टिंग की जो कोशिका है उसमें आपको इस केंद्रक के 2 पिंड क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला केंद्रक और एक ये वाला केंद्रक। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका केंद्रक द्विपिंडीय होता है? तो वो है इओसिनोफिल। तो ये इओसिनोफिल है। इसमें केंद्रक के बहुत ज्यादा पिंड हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये कौन सी है फिर? ये फिर न्यूट्रोफिल है। कौन सी है? न्यूट्रोफिल। अब इसका जो केंद्रक है वो कैसा है? एस आकृति का। तो एस आकृति का केंद्रक कौन सी कोशिका का था? बेसोफिल का। समझ में आ गई बात? ये केंद्रक कैसा है? सेम के बीज जैसी आकृति का। तो ये किसका है फिर?
हाँ, मोनोसाइट का, नहीं नहीं सॉरी, लिम्फोसाइट का। किसका? लिम्फोसाइट का। और ये किसका है? मोनोसाइट का। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको आराम से। है ना, सभी चित्रों को ढंग से बना लीजिए और इनको याद भी आप रखना। केंद्रक की आकृति के आधार पर मैंने डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को पहचानना आपको बताया है। ठीक है, बना लीजिए पांचों को ढंग से। बना लिए? ठीक है, तो समझ गए इनको, डब्ल्यूबीसी के पार्टों को है। द्विपिंडीय केंद्रक इओसिनोफिल का, 2 से 7 या जितने भी पिंडक केंद्रक न्यूट्रोफिल का, एस आकृति का केंद्रक बेसोफिल का, लिम्फोसाइट का सैम जैसा और मोनोसाइट का गोलाकार। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कंप्लीट हुई भाई डब्ल्यूबीसी। और तीसरी जो रक्त कणिका है जिसको हम बोलेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, है ना। हाँ, बिम्बाणु भी इसका नाम है। क्या नाम है? बिम्बाणु। हिंदी लिखूं क्या है इसका? चलो लिख, बिम्बाणु में लिख देता हूं ना, बिम्बाणु। इनको बिम्बाणु भी बोलते हैं ना, ये भी आप लिख लेना। तो लिखिए, ये सबसे छोटी कोशिका 2 से 4 म्यू एम की होती हैं। मतलब इनका जो व्यास है वो 2 से 4 म्यू एम है। सबसे छोटी कोशिका है तीनों में। सबसे छोटी कणिका लिखना है यार, क्योंकि कोशिका में तो चक्कर पड़ जाएगा ना। सबसे छोटी कणिका। नेक्स्ट, इनका निर्माण अस्थि मज्जा की मेगा कैरियो साइट से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी संख्या 1.5 से, हाँ 3.5 बहुत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 लाख पर MM³ होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अनियमित आकार की होती हैं। इनका
मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है। नोट में लिखिए, अन्य कशेरुकियों में प्लेटलेट्स के स्थान पर तरकु कोशिका पाई जाती हैं, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। लिख लो इसको। नोट कर लीजिए सभी को। लिख लो आराम से। ठीक है, नोट वगैरह सारा लिख लेना। हाँ, अरे इनका जीवन काल तो रह गया यार, एक जीवन काल वाला पॉइंट तो लिख लो, वो तो रह गया। चलो यहाँ लिख लीजिए ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है ना, ये जीवन काल, और लिख लेना 5 से 7 दिन का। चलिए अब सही है, तो सभी ने लिख लिया। एक बार समझते इसको। प्लेटलेट्स, जिनको हिंदी में बिम्बाणु बोल के हम चलते हैं, ये सबसे छोटी कणिकाएं होती हैं जिनका आकार 2 से 4 म्यूएम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट, जिसको महाकेंद्रक कोशिका बोल के चलते हैं, उसके द्वारा होता है। तो आप इसको याद रखना, मेगा कैरियोसाइट से हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं। इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होती है। अनियमित इनका आकार होता है। इनका मुख्य कार्य हम सभी जानते ही हैं, रक्त का थक्का जमाना। नोट में मैंने क्या पॉइंट लिखा है कि जो स्तनधारी होते हैं, केवल स्तनधारियों में प्लेटलेट्स होती हैं, और स्तनधारियों के अलावा जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनमें प्लेट के स्थान पर कुछ तरकू जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, 10th क्लास में आपने इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी पढ़ा होगा, कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, पढ़ा है ना। लेकिन उसका क्लियरिफिकेशन मैं आपको कर दूं कि थ्रोम्बोसाइट हमारे अंदर नहीं होती है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हम हमारी प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि और जो कशेरुकी होते हैं उनमें प्लेटलेट्स के स्थान पर थ्रोम्बोसाइट होती हैं, तो इसलिए इसके 2 नाम हम कह देते हैं, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये इसका जीवन काल। समझ में आ गई बात। तो आज जाके हमारी ये रक्त कणिकाएं वाला टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इस पार्ट को आप पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कल जो है हम रुधिर के कार्य और रुधिर स्कंदन वाले टॉपिक को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल। ठीक है, तो कल बात करेंगे। ठीक है।